टर्की ने अपनी कोई फौजें, अपने मिसाइल्स, अपने टैंक्स सारा कुछ शाम में भेज दिया। नेतन्याहू साहब ये बाकी तुर्की को अगला खतरा भी बयान कर रहे हैं। जितनी ये मिडल ईस्ट में इकट्ठे चीजें हो रही हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है। शाम के हक में जो 12 इस्लामी मुल्कों ने बयान जारी किया है, उसमें यूएई भी शामिल है। उसने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया हुआ, उसने भी इसराइल की मजम्मत की। पाकिस्तान का काफी इसमें रोल शामिल था इसकी ड्राफ्टिंग में। पहले इराक लुटा, इस्लामिक वर्ल्ड सोती रह गई। उसके बाद लिबिया लुटा, सोते रह गए। अब सीरिया की बारी है। सीरिया इराक की तरह एक हाफिज अल असद के अंडर एक काफी स्टेबल कंट्री थी। हम भी शाम में अपना रोल प्ले करेंगे टर्की के साथ। पाकिस्तान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो किस किस्म की वॉरफेयर यूज करेगा अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग का मंजरनामा बन रहा है। तैयब एर्दोगान और नेतन्याहू के दरमियान जंग का मंजरनामा बन रहा है। शाम के ऊपर ये जंग, शाम की सरजमीन पे कहते हैं ये जंग लड़ी जाएगी। इस पर अब ये जंग क्या है, किस हद तक दुनिया शाम के साथ है, इसराइल क्या चाहता है, और ये जो इस जंग का मक्का डिफेंस एग्रीमेंट पे क्या असर है, इस सब पर बात करेंगे। इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, शाम के हक में जो 12 इस्लामी मुल्कों ने बयान जारी किया है, उसमें यूएई भी शामिल है, जो इसराइल के हक में जिसने इब्राहिम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, उसने भी इसराइल की मजम्मत की है। जी, उसकी वजह यह है कि जो जीसीसी के ममालिक हैं, स्पेशली ओमान और कतर के इन्फ्लुएंस में की वजह से वो अब सब एक साइड पे हैं। तो अगर यूएई एक मुख्तलिफ सिमत लेता तो वो तो जीसीसी के ममालिक में भी, अगरचे जीसीसी के फोरम से नहीं हुआ, 12 ममालिक के से हुआ है, हम्म। वो बिल्कुल तनहा हो जाता। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगता आ रही है हमें। अब ये जो शाम, टर्की कहते हैं टर्की ने अपनी कोई फौजें, अपने मिसाइल्स, अपने टैंक्स सारा कुछ शाम में भेज दिया। देखिए सर, तुर्की और शाम का एक बहुत गहरा तारीखी रिश्ता है। जो तकरीबन 75% सुन्नी अरब हैं सीरिया में, उन सब की बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है तुर्कों के साथ। वो एथनिक टर्क्स भी हैं उनमें बहुत ज्यादा, क्योंकि सीरिया जो था ये सल्तनत उस्मानिया में कई कई दिहाइयों तक 2-3 दफा रहा है। तो इसलिए ये और दूसरी बात, एक तो ये बात होगी कि टर्की का इंटरेस्ट क्यों है। दूसरा ये कि पहले गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा किया, जो कि छोड़ दी थी इसराइल ने, पहले दोबारा कब्जा किया। अब गोलान हाइट्स के साथ भी एक स्लेवर ऑफ लैंड है, उस पर भी कब्जा कर लिया। तो सीरिया को वो रियासत बनते नहीं देख सकता। फिर वही बात है कि अब जब आप एक हमसाया रियासत को लुटता देखेंगे, पहले इराक लुटा, इस्लामिक वर्ल्ड सोती रह गई। उसके बाद लिबिया लुटा, सोते रह गए। अब सीरिया की बारी है। उसके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं उसके प्रेसिडेंट के साथ, जिनका पिछला नाम शायद जोलान था। अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ भी, इसराइल के साथ भी टॉक्स करना चाहता है, लेकिन इसराइल एक 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 टेररिस्ट जेनोसाइडल स्टेट है। और एक बहुत फायदा हुआ है जो गजा में मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है, और जो ईरान की जंग है, कि इसराइल का जो असली चेहरा है, जिसके बारे में सिर्फ बातें होती थी, क्योंकि वो 10-10 साल के बाद अग्रेशन करता था, जो उसका असली मकरू चेहरा है वो लोगों को नजर आ गया। अब उसे सीरिया भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उस उनके तीनों दोनों सवाए वो जो जनरल नंबर 2 है, बाकी सारे नेतन्याहू साहब ये बाकी तुर्की को अगला खतरा बयान बयान कर रहे हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि ये हक व बातिल की अब कोई ना कोई टकराव कहीं ना कहीं जरूर होगा। और लग रहा है कि सीरिया में टर्की बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि अटैक हुआ है सीरिया की एयरपोर्ट के ऊपर। तो तुर्की जाके स्ट्रेंथन कर रहा है, वो ब्रादर मुल्क है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। और अब ये वक्त आ गया कि अमेरिका के जो तीनों मेंबर्स हैं,
वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दें इकट्ठे कि अब सीरिया के ऊपर एग्रेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, तो आपको लगता है कि देखें इज़राइल की एक और भी बात मैं बताऊँ, वो माड़े के साथ लड़ता है, तगड़े के साथ नहीं लड़ता। मसलन अब वो ईरान पर मिसाइल नहीं मारता, उसको पता है ईरान जवाब में मिसाइल मारेगा ना, तो वो ईरान पर मिसाइल नहीं मारता। वो मारेगा, गज़ा में मार लेगा, हिज़्बुल्लाह को मार लेगा। वो एनिमी ढूँढता है, वीक एनिमी जिसके ऊपर उसकी हेजेमनी हो। अच्छा, एक स्टेज ये हो सकती है कि उसने सोचा हो कि अहमद अल-शरा की सीरिया भी एक वीक एनिमी है, मैं इसको जितना मर्ज़ी मार लूँ गज़ा की तरह। तो क्या टर्की के शाम में आ जाने के बाद इज़राइल रुक नहीं जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है वो कोई बराबर की टक्कर की लड़ाई लड़ने के मूड में होता है। देखिए, मसला है उसका इलेक्शन नेतन्याहू का 27 अक्टूबर का। ये एक बहुत बड़ा बड़ा मसला हमारे लिए सामने आ गया है। और इस इलेक्शन की भेंट अब पता नहीं क्या क्या चलेगा। बात आपकी सही है, टर्की इज अ वेरी स्ट्रांग कंट्री मिलिटरीली, हुँ, और टर्की ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्ट्रेंथन कर लिया मक्का अकॉर्ड के बाद। हुँ, तो इसलिए अब पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए। और कोई हर्ज नहीं है कि टर्की के साथ ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाए तो होती रहे, कि पाकिस्तान टर्की के साथ खड़ा, और अगर टर्की को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है तो सीरिया भेजें। इसराइल का के आगे एक दीवार बांधना बहुत जरूरी है। आपके प्रोग्राम की विसातत से मैं ये एक और बात भी कहूंगा, ये जो इन 12 मुल्कों की प्रेस रिलीज है, हुँ, ये अंग्रेजी के हिसाब से भी और डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेसी के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी एक इंतहाई वीक और बुरी ड्राफ्टेड ये प्रेस रिलीज, ये नोट है। इसके अंदर आप पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ बता रहे हैं कि जी सीरिया तो दोबारा अपने आप को इकट्ठा कर रहा है, सीरिया जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है, सीरिया पे इसलिए ना मारो। ओ हुँ, खुदा का वास्ता, तुम सॉवरेन कंट्रीज हो जो ये लिख रहे हो। एक लाइन कि वी विल नॉट टॉलरेट द के सीरिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी वायलेशन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यार एक सीधी लाइन लिख दो, हुँ, टेढ़ा मेढ़ा करके। और आप बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिसका आखिरी पैराग्राफ है हुँ, उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का काफी इसमें रोल शामिल था इसकी ड्राफ्टिंग में, क्योंकि ये अंडरस्कोर का एक लफ्ज है। हुँ, ये पाकिस्तान की हर हर डॉक्यूमेंट के अंदर ना ये अंडरस्कोर और गैमेट ऑफ रिलेशंस होता है, अंडरस्कोर का फेर है, और अंडरस्कोर के आगे अंडरस्कोर को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और भाई 12 इस्लामी मुल्कों, खुदा का वास्ता, ये नहीं कि जंग करो, बट हैव सम स्ट्रेंथ इन योर नोटिंग एटलीस्ट। लड़ाई तो यूँ शुरू हुई ना, तुर्किया ने नेतन्याहू के रेड वारंट भी जारी कर दिए एक इंटरपोल से कि जी हम गिरफ्तार नहीं, इस तरह नहीं सर शुरू हुई। लेटेस्ट राउंड इस तरह शुरू हुआ है, जो अजहूर एयरबेस के ऊपर उन्होंने मारा है, हुँ, अटैक किया है, उससे शुरू हुआ है। बाकी छोटा मोटा तो तुर्की इसराइल का और बाकी दुनिया का। सर सीरिया एक, ये मैं आपके नाजरीन के लिए, आपका तो नॉलेज माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। हुँ, सीरिया इराक की तरह एक हाफिज अल असद के अंडर एक काफी स्टेबल कंट्री थी। हुँ, ये जब अरब स्प्रिंग आया 2011 में, तो सीरिया के हिस्से बखरे हो गए, और उधर ये और लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और अब आई थिंक 2020 में जो हफिज अल असद के साहबजादे थे वो डीथ्रो हो गए। 2011 तक सीरिया एक स्टेबल कंट्री था। उसके बाद इसराइल ने, ये अमेरिका ने, बाकियों ने वहां अटैक कर करके, क्योंकि वहां जो हाफिज अल असद के बेटे थे और जो गवर्नमेंट थी उसको रूस सपोर्ट करता था। फिर रूस पीछे हुआ तो दूसरा ने, मतलब है हर मुस्लिम मुल्क को इन्होंने पहले उसके रूलर को हटाया, उसके बाद उसके हिस्से कर दिए। अब इराक से जा रहे हैं। इराक में आपको मालूम है तकरीबन मिलियंस में, मैं कोई गलत फिगर ना बता दूं, बच्चे प्यास और दूध के ना होने की वजह से शहीद हुए थे जब अमेरिका ने अटैक किया था। क्या अचीव कर लिया? कॉलिन पावल से झूठ बुलवाया यूएन में कि जी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। कॉलिन पावल मेरा ख्याल है अपनी मौत तक इस बात को रू करता रहेगा। सच ए फाइन मैन, और इतना बड़ा झूठ। तो ये अच्छा कर रहा है टर्की। आई एम टोटली, आई थिंक टर्की शुड डू इट।
Pakistan should support Turkey. Saudi Arabia should also support Turkey. नहीं तो अब वो कहते हैं, आज मैं देख रहा था नेतन्याहू का कि जी हम टर्की को नेटो के पीछे नहीं छुपने देंगे और नेटो के आर्टिकल 5 का सहारा नहीं लेने देंगे। ये और वो इस सर वो टिपिकल वही बात कह रहा है, आर्टिकल 5 और ये हमारा मेगा अलायंस का जो लास्ट हिस्सा है। अब इसमें ना जो चीज सामने आती है, मैं और आप भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये कहता है कि टर्की के ऊपर अटैक हुआ तो आर्टिकल 5 नेटो का इन्वोक होता है, हुँ, लेकिन अगर सीरिया में टर्की के ऊपर अटैक हुआ तो आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं होता। ठीक ये है। वही वाली बात है कि सऊदी अरेबिया पे अटैक हो तो पाकिस्तान डायरेक्टली सामने आएगा। अगर हुसीज यमन में अटैक करें तो थोड़ा सा लीवरेज मिलता है दोनों में। कोई सीरिया को मेरा ख्याल है नेटो की जरूरत ही नहीं है। हुँ, सीरिया के साथ ये टक्कर ले और सीरिया की पूरी हेल्प करें तो हुँ, आई थिंक, सॉरी, टर्की की, हुँ। टर्की टर्की को नेटो की जरूरत ही नहीं है। टर्की स्ट्रांग इनफ टू टेक ऑन इसराइल। मैंने इसकी ग्रामर और इसकी चीजों पे तो बहुत एतराज किया, लेकिन ये 12 मुल्कों की स्टेटमेंट आना, और इसमें मुझे पता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जितनी ये मिडल ईस्ट में इकट्ठे चीजें हो रही हैं उसके पीछे पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ है, और इन अ वेरी नाइस मैनर, इन ड्राफ्टिंग, इन कजोलिंग, इन डूइंग अदर थिंग्स। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है नेतन्याहू साहब को। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान चूंकि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में टर्की के साथ है, वैसे भी टर्की हमारे साथ है, तो कुछ हम भी शाम में अपना रोल प्ले करेंगे टर्की के साथ? हमें करना चाहिए, डिपेंड सर ये करता है, सीक्रेट डिस्कशंस होंगी कि हम्म, क्या टर्की पाकिस्तान से कुछ मांगता है। हम्म, सवाल ये पैदा होता है, टर्की पाकिस्तान से, पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में अपनी एयरफोर्स हम्म, और अपने मिसाइल, इनकी इनकी वजह से फेमस है। लॉइटरिंग एमिनेशन जो है, जो ड्रोन्स वगैरह, उसमें टर्की खुद बहुत अच्छा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाने में, चीन से मदद लेने में, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस करने में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स टर्की का साथ दे सकते हैं। टर्की बहुत स्ट्रांग है, लेकिन टर्की के अंदर फोर्सेस में अर्दोगान साहब की जब वो ट्वीट किया था फेसबुक पे, किया था जब टर्की में मिलिट्री कू नहीं होने दिया गया था, तो टर्की की जो आर्म फोर्सेस हैं वो इतनी कोहेसिव और इतनी बैटल हार्डन नहीं है जितनी पाकिस्तान की हैं। तो अगर टर्की किसी प्रोफेशनल सेंस में पाकिस्तान से मदद मांगे, पाकिस्तान को बिला झिझक टर्की का हाथ पकड़ना चाहिए। ये मौका है साथ खड़े होने का। और वो कह रहे हैं कि जी इंडिया तो इजराइल के साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा होगा, वो इधर भी जंग शुरू हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान शुरू हो जाएगी, टर्की इसराइल शुरू हो जाएगी। काउंटर मक्का डिफेंस पैक्ट को नाकाम बनाने का यही तरीका है कि सारे सब फ्रंट्स खोले जाएं अब। वो मैंने पढ़ा, हम दोनों सुबह डिस्कस कर रहे थे हुँ, डॉक्टर इश्तियाक का, कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करना चाहता है। इंडिया सर अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा तो उसकी वजह मेका अलायंस से ज्यादा अभी तक जो उनका गुरूर खाक में मिला हुआ है वो है। अभी इतनी बेवकूफाना किस्म की फिल्में बना रहे हैं। कोई एयरफोर्स के ऊपर नाम इसलिए नहीं लेना कि कोई जरूरत नहीं है, कोई नकली एयरफोर्स के कारगिल के वक्त हुँ, की कोई बनाते हैं। ये अब जो इन्होंने बनाई है मरका हक के ऊपर, सिंदूर के ऊपर एक मूवी बनाई है जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर इनके हैं, और वो लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने ब्लूमबर्ग के सामने जाके कहा था कि जी हमारे लॉसेस हुए, हमसे टेक्टिकल गलती हो गई, 2 दिन के बाद हमने ठीक कर ली। हुँ। तो इससे ये जाहिर होता है कि एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग अर्ज है। देखिए, कई दफा सर मुजम्मिल, उन्होंने हमारे सारे यूट्यूब चैनल बंद कर दिए इंडिया ने। हुँ, वजह, और सच सुन नहीं सकते पाकिस्तान में इंडिया के, मैं आपको बड़ी फ्रैंकली बता दूं, पाकिस्तान में इंडिया के लिए काम करने वाले यूट्यूबर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं। हुँ, कभी आया तो मुझे तो नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है।
लेकिन इतनी सोफिस्ट्री के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद, वो अब इस चीज से डर गए कि यार मर के हक के बारे में कितना झूठ बोलेंगे। और अभी जो आपका मॉन्यूमेंट बना है, उसकी जो सेरेमनी हुई है, अगरचे उसके अंदर एक दो बेवकूफ हरकतें हुई, लेकिन उससे इंडिया को सख्त एहसास ये हो रहा होगा कि यार ये तो कौम अब कह रही है कि वो जीत चुकी है। और आ, अच्छा, एक हर इंडियन चीज में इंडिया पर। मीडिया ने पिछले 3 दिन बड़ा एक और ह्यू एंड क्राई मचाया कि 60 घंटे चाइनीज और टर्किश जो हैं मिलिट्री एयर कैरियर्स जो हैं वो नूर खान एयर बेस और इधर उतरते रहे हैं, और बहुत बड़ी जो है डिप्लॉयमेंट हुई है पाकिस्तान में चाइना और टर्की से। भर भर के जहाज आए हैं ड्रोन्स और मिसाइल्स लेकर, और वो पाकिस्तान में उतरे हैं, और वो कहते हैं 60 घंटे का ऑपरेशन चाइना और टर्की ने किया है, और वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाते रहे हैं। क्या मतलब? अगर हुआ तो बहुत अच्छा है। अगर अगर किसी एंटिसिपेटेड चीज की वजह से, चीन हमारा आयरन क्लैड ब्रदर है। जिस टाइम पिछली दफा जब इन्होंने इसराइल और अमेरिका के एमिनेशन के साथ हम पे अटैक किया था, और रशियन एमिनेशन के साथ तीन मुल्कों के, तो चाइना की मदद ही हावी रही थी। मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये भी टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, उधर से वो इसराइल वाला भी टेम्परेचर रेस कर रहा है। मक्का जो जो मक्का अकॉर्ड है, वो दुनिया भर में बहुत सीरियसली देखा गया है। मैं समझता था कि सच्ची बात है कि मैं अंडरमाइन दिमाग में कर रहा था कि इसको ये नहीं लेंगे, लेकिन वेस्टर्न प्रेस, इजरायली प्रेस, टाइम्स ऑफ जेरूसलम, उनके बाकी अखबार, वो तो इसको इस तरह बना रहे हैं जैसे एक दुनिया में एक नया पावर ब्लॉक मिडिल पावर्स का है। आप इमेजिन करें कि मुसलमान ममालिक तीन को इकट्ठा होते ये नहीं देख सकते। इसलिए मुझे मेरा मेरी ये ख्वाहिश है कि ये तीनों ममालिक अपने सेक्रेटेरिएट लेवल पे, जो रियाद में बनना है या जद्दा में बनना है, अपने आप को ऑपरेशनलाइज कर लें, और इनकी तीनों लीडरशिप्स, ये इस बात पे कोई नुक्ता एतराज ना उठ जाए, ये बहुत जरूरी है मक्का अकॉर्ड के सक्सेसफुल होने के लिए कि इन तीनों ममालिक की जो लीडरशिप्स हैं वो तब्दील ना हो अगले 5 साल में। इसलिए कोशिश की जाएगी इंटरनली के भी इनको वीक किया जाए। याद रखिए कि ये अगर 3 मेंबर ब्लॉक से ये 4 मेंबर 5 मेंबर ब्लॉक बन गया, उससे नुकसान तो होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इजिप्ट को लाने से ये अकॉर्ड कमजोर हो जाएगा। लेकिन इजिप्ट, टर्की इजिप्ट को लाना चाहता है, और हमें टर्की को रिस्पेक्ट करते हुए हमें, ठीक है फाइन, इजिप्ट आ जाए, क्योंकि इजिप्ट के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर उसको स्ट्रेंथ मिलेगी तो वो फिर शायद मुकाबला कर सके। लेकिन अब तो तो बांग्लादेश भी कहता है मुझे शामिल कर लें। अब तो सारे ही कहते हैं हमें उसमें शामिल कर लें। वो इंडिया इंडिया शोर में चाह रहा है, क्योंकि वो तारिक रहमान का विजिट नहीं हो रहा इंडिया का, शेख हसीना की वजह से। तो उन्होंने अब नया तमाशा ये शुरू कर दिया है बांग्लादेश को वो बैड बनाने के लिए, कि बांग्लादेश शामिल होना चाहता है। बांग्लादेश, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो वेलकम करेगा, लेकिन बांग्लादेश फॉर्मली इंडिया को पता नहीं इन्फ्लेम करेगा कि नहीं करेगा। अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो फोकस साउथ एशिया की तरफ चला जाएगा, वेस्ट एशिया की तरफ से। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बायलैटरली मिलिट्री अलायंस होनी चाहिए। हाँ, मक्का में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अब आपको क्या लगता है जब टर्की ने अपनी फौजें, अपना अनमैन्ड व्हीकल्स और सब कुछ शाम में भेजा है, इसके बाद नेतन्याहू रुकेगा या लड़ाई होगी? मेरा ख्याल है रुक जाएगा। ये सारे पुलिस डरपोक होते हैं। अगर उसको पता चला जवाब में, सबसे बड़ा पता सर वो क्या डरेगा, वो ड्रोन से इतना नहीं डरेगा, हुँ, वो टैंक से भी नहीं डरेगा, वो मिसाइल से डरेगा। मिसाइल्स अगर तेल अवीव के ऊपर अटैक करते हैं वहां से, सीरिया से, हुँ। उससे वो डरेगा। मिसाइल्स को, स्पेशली जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, उसको न्यूट्रलाइज वो नहीं कर सकता। ये बात सही है आपकी, आपने बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया कि वो इंडिया को बरगलाएगा, लेकिन इंडिया भी सोचेगा। आई थिंक अकेला ये मक्का लैंस ना भी होता, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से पहले 10 दफा सोचेगा। मैं आपको सिर्फ, आपको आपके नाज़रीन को एक
इंडियन थिंकिंग की एक बात ये बता दूं कि इंडिया अब ये जब भी अटैक करेगा, अगर अभी करता है मुझे नहीं पता है, कब भी पाकिस्तान पे जब भी, वो तीन तरफ से करेगा। वो उनको शदीद एहसास है कि एयरफोर्स से उनको मार पड़ेगी, और वो अब कोशिश करेगा एक तो कि 10-15 दिन के लिए हो, और दूसरा सी, एयर और पंचिंग ऑपरेशन ग्राउंड से भी करें। तो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन इट विल बी अ बिगर अटैक। और पाकिस्तान इंडिया की अब जब भी खुदा ना करे इस तरह की जंग हुई, वो बहुत मोहलिक जंग होगी, क्योंकि दोनों ममालिक कोशिश करेंगे कि दूसरे को 1-2 घंटे से ज्यादा टारगेटिंग का टाइम ना दें, और एस्केलेट होके वो इतनी एस्केलेट हो जाएगी कि एक दूसरे के वाइटल इंस्टॉलेशंस पे अटैक करेंगे दोनों मुल्क। ये फॉरेन अफेयर्स में भी लिखा गया है, कॉमन सेंस भी यही है कि टाइम बाय नहीं किया जाएगा, इट विल बी अ वेरी स्विफ्ट जंग। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की लीडरशिप को इस मामले में का एहसास होना चाहिए। और पाकिस्तान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो किस किस्म की वॉरफेयर यूज करेगा अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए। तो और पाकिस्तान की नेवी अगर में, अगर इसराइल अब शाम पर हमला नहीं करता और एक अनअनाउंस सीज फायर चलता है, तो उर्दुगान उस सीज फायर को मान लेगा और आगे खामोश रहेगा, अपनी फौजें वहां पे रखेगा शाम में, और एक खामोशी हो जाएगी। वो अपनी फौजें रखेंगे शाम में, हम्म। शाम को स्ट्रेंथन करेंगे। शाम इसराइल की तरफ जाना कम हो जाएगा जिस तरह वो जा रहा है, और अमेरिका के साथ। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब को, हम्म। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा अमेरिका में बड़े सेंसिबल लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, स्टेट डिपार्टमेंट में। आई एम श्योर वो देख के उनको रात की नींदें हराम हो रही होंगी कि मिडल ईस्ट किस तरफ जा रहा है। हम्म। एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड्स हो रहे थे, हम्म। एक तरफ जीसीसी के ममालिक इसराइल के साथ हाथ मिलाने के लिए नीम तैयार खड़े थे। इस ईरान के अटैक ने सारा कुछ इनका प्लान अलोंग विद ग्रेटर इसराइल इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स वो मलियामेट कर दिए। शाम और ईरान के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शाम तो ईरान तो बिशारतुल असद के साथ खड़ा था। इस कंट्रोवर्सी में आपको लगता है ईरान अहमद अल शरा की मदद करेगा, तुर्की की मदद करेगा, और ईरान जो है वो टर्की और मौजूदा शामी हुकूमत के साथ खड़ा होगा? असल में सर मुजम्मिल, ईरान इस वक्त अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो ईरान बहुत ऑक्यूपाइड है, अभी तो नहीं, लेकिन उसके बाद निकल के अगर वो देखेंगे कि एक मुसलमान इत्तेहाद हो रहा है, तो फिर ईरान कोशिश करेगा उसमें शामिल हो। जब प्रेसिडेंट पेजेश्कियान यहाँ आए थे, उन्होंने उस वक्त भी उसमें शामिल होने की बात की थी। पाकिस्तान को और टर्की को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए अमेरिकन से बात करने के लिए, कि अगर आप वाकई एक स्टेबल मिडल ईस्ट चाहते हैं, तो न्यूक्लियर पार नहीं ईरान बनाएगा, लेकिन ईरान को हमारे साथ मिलिट्री अलायंस में शामिल होने दें। अमेरिका के डर से ये तीनों ममालिक इस वक्त नहीं ये कर रहे। अमेरिका ने मक्का डिफेंस पैक्ट को तो बड़ा वेलकम किया है, ट्रम्प साहब ने बड़ा उसके हक में बयान दिया है। हाँ, उन्हें उदय हकीश बड़ा बयान देता था। जैसे ही वो बयान आया, ईरानिया ने फोन करना शुरू कर देते सानू, कहते बड़ा खुश हो रहे हैं, ਤੁਸੀਂ खुशी ਦੀ वजह तो कर रहे हो। फिर ईरानियन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, कहते ਰਾਤੀ ਐਵੇਂ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਂਚ नहीं आन देवांगे सर। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर My टॉकिंग। pleasure sir, थैंक thank you sir।